डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी तक हम प्लेन्स की इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। हम दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हम एक बार फिर याद करते हैं कि अगर हमें दो प्लेन्स दिए जाते हैं जिसमें पहले प्लेन की इक्वेशन को P1 से डिनोट करें, जो कि A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0 हो, और दूसरे प्लेन की इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। ये दो प्लेन्स अगर हमें दिए जाते हैं तो दोनों के इंटरसेक्शन से पास होकर जाने वाले प्लेन की जो इक्वेशन है वो होगी A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 प्लस लैम्डा इंटू A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप की कंडीशंस दे दी जाती हैं। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन में हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड पुट कर देते हैं तो हमें उस प्लेन की इक्वेशन मालूम हो जाती है। तो आइए एक क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जहां हमें दो प्लेन्स दिए हुए हैं। जो दो प्लेन्स हैं उनकी इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरे प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। और एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालें जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास होकर जाता हो और साथ में इस पॉइंट 2, 2, 1 से भी पास होकर जाता हो। तो जो इक्वेशन होगी रिक्वायर्ड प्लेन की, उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 पुट करें। ये वो प्लेन है जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होकर जाएगा। अब ये प्लेन इस पॉइंट से भी पास हो जाता है, बट प्लेन नंबर 1 ऑल्सो passes थ्रू द पॉइंट 2, 2, 1। अब इस पॉइंट से पास होकर जाएगा तो ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई भी करेगा। यानी आप x की जगह 2, y की जगह 2 और z की जगह 1 यूज करें तो 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0। आप सॉल्व कर लें तो यहाँ 6 और माइनस 4 का जोड़ 2 होगा और इन दोनों 2 का जोड़ 0 हो जाएगा। तो 2 प्लस लैम्डा गुणा 3 बराबर 0 हमें मिल जाए। यानी आप कह सकते हैं कि 3 लैम्डा माइनस 2 के बराबर है और लैम्डा की वैल्यू माइनस 2/3। जो लैम्डा की वैल्यू है उसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 माइनस 2/3 इंटू x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आएगा तो 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 बराबर 0। अब आप इसको
सॉल्व कर लें। तो 9x माइनस 2x यानी 7x माइनस 3y और माइनस 2y यानी माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8 बराबर 0। ये वो प्लेन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होके जाएगा और साथ में 2 2 1 जो पॉइंट है वहां से भी पास होके जाएगा। अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये वेक्टर फॉर्म में हमें दिया हुआ है। तो प्लेन हमें वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो जो प्लेन्स हैं उनकी इक्वेशन हम लिख लेते हैं। प्लेन है, पहला प्लेन है r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7, ये पहला प्लेन। और दूसरा प्लेन है r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 9। और अब जो प्लेन हमें फाइंड करना है वो ऐसा प्लेन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी जाता हो और 2 1 3 पॉइंट से पास होके जाता हो। तो जब भी आपको वेक्टर फॉर्म में प्लेन्स दिए जाते हैं आप उन्हें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद में जैसे हमने भी प्रोसीड किया था उसी के अनुरूप फिर आप काम करें। तो हम लिखते हैं इनकी कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन्स आप जानते हैं किस तरीके से लिखी जाती है। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन लिखने के लिए आप r के लिए xi प्लस yj प्लस z के लिखें और डॉट प्रोडक्ट कर लें। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन्स होगी, पहले प्लेन की इक्वेशन होगी 2x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 7। ये हमारा पहला प्लेन होगा। और दूसरा प्लेन होगा 2x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 9। इन प्लेस को हम रीराइट भी कर सकते हैं। आप जो कांस्टेंट टर्म है आप लेफ्ट साइड में ही ले आए, यानी इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0। और दूसरा है 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन यहां पर होगी 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। ये जो थर्ड इक्वेशन आई है ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास होकर जाता है। ये प्लेन 2 1 3 पॉइंट से भी जाता है, बट दिस प्लेन विच इज प्लेन नंबर 3 passes through 2 1 3, therefore इस कारण से हम ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम इस्तेमाल करते हैं। x के लिए 2, y के लिए 1 और z के लिए 3, तो 2 गुणा 2 4 प्लस 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस लैम्डा 4 प्लस 5 प्लस 9 माइनस 9 बराबर 0। अब इसे सॉल्व कर लें। तो 6 माइनस 16 यानी माइनस 10 प्लस 9 माइनस 9 0 होगा, सिर्फ 9 बचेंगे बराबर 0। तो माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा 0 के बराबर है, 9 लैम्डा 10 के बराबर है। तो लैम्डा की वैल्यू 10/9 है। लैम्डा की जो वैल्यू मिली है हम इसे इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो इसलिए रिक्वायर्ड प्लेन होगा 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7
प्लस 10/9 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। आप एलसीएम लेंगे 9 तो लिखेंगे 18x प्लस 18y माइनस 27z माइनस 63 प्लस 20x 50y प्लस 30z माइनस 90 बराबर 0। अब आप इन सभी टर्म्स को इकट्ठा कर लें, 18x और 20x यानी 38x, 18y और 50y यानी 68y, माइनस 27 और प्लस 30 यानी 3z, माइनस 63 और माइनस 90 यानी माइनस 153 बराबर 0। तो ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो दिए हुए प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होकर जा रहा है और साथ में 213 पॉइंट से भी पास होकर जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन करें उससे पहले हम चाहेंगे कि दो प्लेन्स के बीच के एंगल्स की हम बात करें। अगर हमें दो प्लेन्स दिए जाते हैं, मान लीजिए हमें दो प्लेन्स दिए गए हैं और हम चाहते हैं इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल फाइंड करें। तो जब कभी भी आपको दो प्लेन्स के बीच का एंगल फाइंड करना हो, मान लेते हैं ये जो प्लेन है r.n1 इक्वल टू d1 है और ये प्लेन r.n2 इक्वल टू d2। तो जब भी आपको दो प्लेन्स के बीच की एंगल फाइंड करना हो तो ऐसी स्थिति में आप उन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स के बीच का एंगल फाइंड कर लें। जो दोनों नॉर्मल्स के बीच का एंगल होगा वही उन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल भी होगा। अगर इस पहले प्लेन का जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन n1 की डायरेक्शन है, क्योंकि इसकी इक्वेशन है r.n1 इक्वल टू d1। जो दूसरा प्लेन है उसकी इक्वेशन r.n2 इक्वल टू d2 है, तो जो उसका नॉर्मल होगा वो वेक्टर n2 की डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वही एंगल इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल होगा। तो एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज गिवन बाय, अगर एंगल थीटा है तो कॉस थीटा हम फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा होगा n1.n2 और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2। अब बात आती है कि अगर ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हो, तो अगर ये प्लेन्स परपेंडिकुलर हुए तो इसका मतलब इनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होंगे तो n1 और n2 का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। देन n1 डॉट n2 विल बी 0। तो इसका मतलब n1 और n2 दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। अब एक संभावना ये भी होती है कि अगर मान लें इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल, अगर दो प्लेन्स पैरेलल हो जाएं, ये दो प्लेन्स हैं और ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं। मान लीजिए एक ये जो बोर्ड है इसी के पैरेलल, जैसे मेरा हाथ है, ये दोनों प्लेन पैरेलल हो जाते हैं। तो अगर दो प्लेन पैरेलल हो जाएंगे तो सीधी सी बात है कि जो दोनों के नॉर्मल्स हैं वो भी पैरेलल हो जाएंगे। इट इंप्लाइज दैट देयर नॉर्मल्स आर ऑल्सो पैरेलल। और नॉर्मल्स पैरेलल होने का मतलब है कि ये जो वेक्टर्स हैं n1 और n2,
इनमें कुछ ऐसा संबंध होना चाहिए कि n1 जो है लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 होना चाहिए, या n1 और n2 का जो रेशो है वो लैम्डा के बराबर होना चाहिए। यानी कि दोनों के अगर हम डायरेक्शन रेशोज़ के टर्म की बात करें तो दोनों प्लेन्स के अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में लिखे हुए हैं तो डायरेक्शन रेशोज़ प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो ये तरीका रहेगा दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करने का, पैरेलल प्रूव करने का, या उनके बीच का एंगल फाइंड करने का। तो आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी एंगल्स की या इन कंडीशंस की। ऐसा ही एक क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन भी है। हमें दो प्लेन्स दिए हुए हैं। 11वें क्वेश्चन में दो प्लेन्स जो दिए हुए हैं, गिवन प्लेन्स आर, तो जो प्लेन है, पहला प्लेन है वो है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और दूसरा प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। अब हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाता है और परपेंडिकुलर है किसी अगले प्लेन के, और परपेंडिकुलर है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो पहले हम इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। प्लेन नंबर 1 एंड प्लेन नंबर 2 जो होंगे उनके इंटरसेक्शन से पास होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन होगी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1। पहला काम ये होगा कि जो कांस्टेंट टर्म है उसे आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करें, प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको हम रीराइट कर लेते हैं। इस तरह से रीराइट करते हैं कि एक्स वाई जेड की जो टर्म्स हैं वो इकट्ठी आ जाए। यानी एक्स की जो टर्म है 1 प्लस 2 लैम्डा है, वाई की टर्म है 1 यहाँ से 3 लैम्डा यहाँ से, वाई इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा। जेड की टर्म है 1 प्लस 4 लैम्डा, और जो कांस्टेंट है वो है -1 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। इसे हम 3 नंबर डाल देते हैं। अब जो प्लेन है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है, जो ये बना है इक्वेशन नंबर 3, ये x, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे, वो 3 नंबर हमने यहां इस प्लेन के लिए यूज किया होगा। तो प्लेन नंबर 4 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन नंबर 3। तो अभी हमने पढ़ा कि दो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशोज जो नॉर्मल के हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, या अगर कार्टेशियन फॉर्म में हैं तो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। देन यूजिंग कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। अब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है a1 a2 b1 b2 और c1 c2, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो यहां पर इस कंडीशन को मैं अप्लाई करता हूं तो a1 b1 c1 का मतलब 1 माइनस 1 और 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा।
माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की जो टर्म है 2 और 4 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा यानी 3 लैम्डा। कांस्टेंट टर्म की अगर हम बात करते हैं तो 1 माइनस 1 0, केवल एक ही कांस्टेंट टर्म है जो 1 है, तो बराबर होगा -1, तो लैम्डा की वैल्यू होगी -1/3। लैम्डा की जो वैल्यू -1/3 है वो हम कहीं भी रख सकते हैं। तो इक्वेशन रिक्वायर्ड प्लेन की होगी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 माइनस 1/3 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हमारा काम है इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे हमें उस रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें दो प्लेन्स के बीच का एंगल फाइंड करना है। प्लेन्स हमें दिए हुए हैं, दोनों प्लेन्स वेक्टर फॉर्म में हैं। तो वेक्टर फॉर्म में जो प्लेन्स हैं वो दिए हुए हैं। तो गिवन प्लेन्स आर, पहला प्लेन है r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 5 और r डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k इक्वल टू 3। यहां पर पहले प्लेन का जो नॉर्मल है जिसे हम n1 से डिनोट कर रहे हैं वो 2i प्लस 2j माइनस 3k। दूसरे प्लेन का नॉर्मल n2 3i माइनस 3j प्लस 5k। अभी हमने पढ़ा था कि दो प्लेन्स हमें दिए हुए हों तो उनके बीच का एंगल होगा cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 और उसको डिवाइड करते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 से। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 6 माइनस 6 माइनस 15। n1 का जो मैग्नीट्यूड है 4 प्लस 4 प्लस 9 और गुणा करेंगे 9 प्लस 9 प्लस 25, तो यानी -15 और ये 4 और 4 8 गुणा 9 यानी 17, 9 और 9 18 गुणा प्लस 25 यानी 43। तो ये इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल होगा जिसका हम cos थीटा इस तरह से फाइंड कर सकते हैं -15 ओवर √17 इंटू √43। थीटा फाइंड करना होगा, आप इसका इन्वर्स ले लें। अब अगले क्वेश्चन में जो 13वां क्वेश्चन है वहां हमें कुछ प्लेन्स दिए हुए हैं। वहां डिसाइड हमें ये करना है कि ये जो प्लेन्स हैं क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या एक दूसरे के पैरेलल हैं, और अगर ना पैरेलल हैं ना परपेंडिकुलर हैं तो फिर इनके बीच का एंगल क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है, दो प्लेन्स हैं 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन है 3x माइनस वाई प्लस 10z प्लस 4 इक्वल टू 0। आप चाहें तो इनको वेक्टर फॉर्म में बदल दें। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन्स आर, पहले प्लेन की वेक्टर फॉर्म है r डॉट 7i प्लस 5j प्लस
6k इक्वल टू -30, ये पहला प्लेन। दूसरा प्लेन है r डॉट 3i -j प्लस 10k इक्वल टू -4। हम इनके नॉर्मल्स के डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं, सॉरी वेक्टर्स लिख सकते हैं। जो नॉर्मल वेक्टर हैं, n1 है 7i प्लस 5j प्लस 6k और n2 है 3i माइनस j प्लस 10k। अगर ये पैरेलल होंगे तो n1 और n2 के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो सेम होगा, तो ऐसा यहाँ है नहीं। तो इसका मीनिंग हुआ कि दोनों प्लेन्स पैरेलल नहीं हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये परपेंडिकुलर हैं, तो इसके लिए मैं n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट देखता हूँ। n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट होगा 21 -5 और +60। तो हम यह देख सकते हैं कि ये 0 के बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब ना ये पैरेलल है ना परपेंडिकुलर हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच का एंगल हम फाइंड करेंगे cos थीटा n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 और मैग्नीट्यूड ऑफ n2। अब क्योंकि n1 डॉट n2 तो अभी हमने फाइंड कराई है, 60 और 21 को जोड़ेंगे 81 और उसमें से 5 माइनस करेंगे तो 76 और n1 का मैग्नीट्यूड है 49 प्लस 25 प्लस 36 और n2 का मैग्नीट्यूड है 9 प्लस 1 प्लस 100। आप इसको और सॉल्व कर लेंगे तो इन दोनों वेक्टर्स के, इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल का cos थीटा हम फाइंड कर पाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि ना ये पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। अगला जो पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, दो प्लेन्स हैं 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने इनकी वेक्टर इक्वेशंस लिखी थी, वेक्टर इक्वेशंस होंगी r डॉट 2i प्लस j प्लस 3k इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, और दूसरे प्लेन की इक्वेशन है r डॉट i माइनस 2j प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं n1 है 2i प्लस j प्लस 3k और n2 वेक्टर है i माइनस 2j प्लस k। तो देखने से ही मालूम हमें चल जाता है कि n1 और n2 प्रोपोर्शनल नहीं है और इस कारण से दोनों पैरेलल तो नहीं है। n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट भी हम करके देख लेते हैं। तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 2 माइनस 2 प्लस 3, ये भी 0 नहीं, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है। तो cos थीटा हम फाइंड करेंगे n1 डॉट n2 जो हम फाइंड कर ही चुके हैं, और इनको डिवाइड हम कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ n1 से और मैग्नीट्यूड ऑफ n2 से। तो ये होगा 3, n1 का मैग्नीट्यूड है हमारे पास में 4 प्लस 1 प्लस 9 और गुणा 1 प्लस 4 प्लस 1, यानी cos थीटा होगा 3 भाग वर्गमूल 14 और वर्गमूल 6, 3 भाग वर्गमूल 84। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दो प्लेन्स के बीच का एंगल हम फाइंड कर पा रहे हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसी का जो पार्ट नंबर 4 है उसमें दो प्लेन्स हमें दिए हुए हैं। पहला प्लेन है 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन है 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 3 इक्वल टू 0।
इनकी वेक्टर इक्वेशन है r डॉट 2i माइनस जे प्लस 3k इक्वल टू 1 और दूसरे प्लेन की इक्वेशन है r डॉट 2i माइनस जे प्लस 3k इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पर अगर हम n1 की बात करते हैं तो n1 वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 3k और n2 वेक्टर भी 2i माइनस जे प्लस 3k ही है। आप देख रहे हैं कि जो वेक्टर n1 है वेक्टर n2 है दोनों सेम है, यानी दोनों